राजपुरवा गांव में गोपाल अपनी पत्नी ज्योति और बेटे चिंटू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गोपाल के पास एक गाय थी और उसी का दूध बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ज्योति बहुत समझदार और व्यवहार कुशल स्त्री थी। जो पैसे दूध बेचकर आते, उनमें से एक हिस्सा वह साहूकार की किस्त में दे देती और बाकी से घर का खर्च बड़ी बुद्धिमानी से चला लेती थी। समय बीतता गया और उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन समय ने ऐसी करवट बदली कि उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चिंटू की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गोपाल और ज्योति चिंटू को शहर के बड़े अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया, बच्चे के सीने में छेद है और उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन का खर्च 3 लाख रुपए आएगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर गोपाल और ज्योति के होश उड़ गए। गोपाल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त निर्मल से मदद मांगी। निर्मल भाई, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन न हुआ तो जान बचाना मुश्किल है। कृपा करके मुझे 3 लाख रुपए दे दो। लेकिन तभी अंदर से निर्मल की पत्नी की आवाज आई, अजी सुनते हो? ये ठहरे फटीचर लोग, इनका घर तो पहले से साहूकार के पास गिरवी है। ये भला 3 लाख कैसे चुकाएंगे? मैं तो कहती हूँ साफ मना कर दो। अरे गोपाल, तुम पहले आते तो कुछ कर पाता, लेकिन अब तो मेरे पास खुद कुछ नहीं है। निर्मल की बात सुनकर गोपाल को वह पुरानी बात याद आ गई जब उसने निर्मल की मदद की थी। गोपाल, तुमने मेरी मदद करके जो उपकार किया है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें जरूरत हो, मुझे याद करना। लेकिन अब वही निर्मल उसे मुंह मोड़ रहा था। एक एक करके गोपाल ने अपने सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर मदद से इनकार कर दिया। ज्योति आंखों में आंसू लिए, सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? जो लोग कल तक हमें भरोसा देते थे, आज मुसीबत में सबने मुंह फेर लिया। सब मतलबी हैं ज्योति। ये हमारी ही बेवकूफी थी जो ऐसे लोगों से उम्मीद लगाई। अब एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? मैं घर बेच दूंगा। जो साहूकार के पास गिरवी है उसी को बेच देता हूँ। अब और कोई चारा नहीं है। गोपाल सीधा साहूकार लल्लन के पास गया। अरे आओ गोपाल, तुम्हारे बेटे के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। कहो क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? गोपाल गिड़गिड़ाते हुए, साहूकार जी, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा घर खरीद लें और उसके बदले मुझे 3 लाख रुपए दे दें। तुमने तो लगभग पूरा कर्ज चुका ही दिया है। मैं तो तुम्हें अब कागज देने ही वाला था। घर बेच दोगे तो रहोगे कहाँ? पता नहीं, लेकिन मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। आप घर ले लीजिए और 3 लाख रुपए दे दीजिए। लल्लन स्वार्थी सोच में, उस घर की कीमत तो लाख भर भी नहीं है और तुम 3 लाख मांग रहे हो। मैं व्यापारी हूँ, मूर्ख नहीं। मेरे पास गाय है, वो भी ले लीजिए। अगर फिर भी कम पड़े तो जीवन भर आपकी गुलामी करके कर्ज चुका दूंगा। वाह, घर की असली कीमत तो 5 लाख है और मुझे ये सब 3 लाख में मिल रहा है, ऊपर से गाय और मुफ्त की गुलामी भी। ठीक है गोपाल, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं। आओ यहां अंगूठा लगाओ। ये लो 3 लाख रुपए और शाम को मेरे आदमी गाय लेने आएंगे। पैसे मिलते ही गोपाल चिंटू का ऑपरेशन करवाता है और चिंटू पूरी तरह ठीक हो जाता है। गोपाल और ज्योति ने बांस की लकड़ियों से फिर एक छोटी सी सुंदर झोपड़ी बनाई। चिंटू मासूमियत से, बाबा हम पुराने घर में क्यों नहीं रहते? बेटा, जहाँ मेरे प्यारे बेटे की तबीयत बिगड़ी हो वहाँ रहना अब अच्छा नहीं लगता। समय बीतता गया। गोपाल जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और ज्योति सब्जी उगाकर बाजार में बेचती। धीरे धीरे उनकी हालत फिर सुधरने लगी। इधर लल्लन ने उस जमीन को दुगने दाम में बेचना चाहा तो अजीब घटनाएं होने लगी। कभी वहां हजारों सांप आ जाते, कभी झोपड़ी खुद लल्लन से बोलती, तुमने गोपाल की मजबूरी का फायदा उठाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गांव में खबर फैल गई कि गोपाल की पुरानी झोपड़ी श्रापित है। कोई पास तक नहीं जाता था।
एक दिन लल्लन की बेटी नेहा शहर से पढ़ाई पूरी कर लौटी। पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। लल्लन ने सब कुछ बता दिया। ये क्या बकवास है, आज के जमाने में भूत प्रेत। मुझे लगता है ये गोपाल और उसकी पत्नी की कोई चाल है। चलिए, मैं साथ चलती हूँ और देखती हूँ क्या तमाशा है। नेहा और लल्लन झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी से डरावनी आवाज आई। मेरे पास मत आओ वरना अंजाम बुरा होगा। नेहा ने गुस्से में कहा, जो भी हो बाहर आओ, ये डर का तमाशा बंद करो वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहो। नेहा झोपड़ी के अंदर गई और अचानक जोर से चीखी। बाहर लल्लन बस नेहा को पुकारते रह गया। अगले दिन सुबह झोपड़ी के पास भीड़ जमा हो गई। सभी लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। यह तो साहूकार की बुरे कर्मों की सजा है जो उनकी बेटी भुगत रही है। हाँ, उस दिन साहूकार ने अगर गोपाल के मजबूरी का फायदा न उठाया होता तो आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। लल्लन रोते हुए गोपाल के पास गया। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैंने तुम्हारे मजबूरी का फायदा उठाया और जमीन को कम दाम में खरीदा। अब मेरी बेटी उस मायावी झोपड़ी में फंस गई है, कृपया उसे बचा लो, मैं तुम्हें सब लौटा दूंगा। मायावी झोपड़ी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी झोपड़ी भला मायावी कैसे हो सकती है? गोपाल और ज्योति झोपड़ी के पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद गोपाल, ज्योति, नेहा और 2 लड़के बाहर आए। लल्लन हैरानी से, बेटी तुम ठीक हो? ये 2 लड़के कौन हैं? मैं ठीक हूँ पिताजी, ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। लेकिन ये झोपड़ी में क्या कर रहे थे? पिताजी, मैंने ही इन्हें कहा था कि वे यहाँ छिपकर गांव वालों को डराएं ताकि कोई ये जमीन ना खरीदे। क्यों बेटी? क्योंकि पिताजी, आपके हाथों से जो अन्याय होने जा रहा था वो ना हो। हुआ यूं कि मैं पहले ही गांव आ गई थी, पर रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। तब गोपाल भैया ने हमारी मदद की। तब मुझे पता चला कि आपने गोपाल भैया के साथ जो अन्याय किया है वो बिल्कुल गलत है। तब हमने मिलकर गोपाल भैया उनकी झोपड़ी वापस दिलवाने का फैसला किया और हमने मिलकर गांव में अफवाह फैला दी कि गोपाल भैया की झोपड़ी श्रापित है, इससे कोई भी झोपड़ी नहीं खरीदता। पर बेटी तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुम कहती तो मैं गोपाल को सब कुछ लौटा देता। हाँ पिताजी, मेरे कहने पर आप लौटा तो देते, पर जो लालच आपके मन में है वो खत्म नहीं होता और किसी दूसरे के साथ नाइंसाफी करते। मैं चाहती थी कि आप अपने बेटी को खोने का गम को महसूस करें ताकि आप दोबारा किसी के मजबूरी का फायदा ना उठाएं। तुमने बिल्कुल सही किया बेटी, मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। गोपाल, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ तुम्हें लौटा देता हूँ। गोपाल ने उन्हें माफ कर दिया। इस तरह गोपाल और ज्योति फिर से अपना जीवन में खुशी से जीने लगे।